कैसे आप लोग। तो आज हम एआर के केमिस्ट्री वीडियोस पे आज पढ़ने वाले हैं स्क्रोडिंगर इक्वेशन, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्क्रोडिंगर इक्वेशन बहुत सारे फील्ड्स में, जैसे कि फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री में इसका यूज़ जो होता है वो आता है एमओटी के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा स्क्रोडिंगर इक्वेशन और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ये बिल्ली दिख रही होगी, ये बिल्ली उसकी नहीं है, ये बिल्ली मेरी है, उसका नाम सिलिका है, सिलिका। तो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट। यहाँ पे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पहला इक्वेशन है क्या, उसके यहाँ से स्टार्ट होता है साई से। साई जो होता है, साई आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस टाइम पे कहाँ है, किधर क्या कर रहा है और उसकी एनर्जी कैसी है, उसकी बहुत सारी चीज़ें के बारे में वो साई बताता है। तो साई एक वेव फंक्शन है, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव बोलते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर उसको बोलते हैं। यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज नथिंग बट टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द डायनेमिक सिस्टम, या फिर इलेक्ट्रॉन की जो डायनेमिक सिस्टम है उससे बोलते हैं टोटल बाइंडिंग एनर्जी, और उसको जो बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लैप्लाशियन ऑपरेटर। लैप्लाशियन ऑपरेटर इज नथिंग बट पार्शियल डबल डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ 3। ओके, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे 3 सम है। साई को हटा देंगे तो सिर्फ लैप्लाशियन ऑपरेटर बचेगा। तो साई का अगर हम करेंगे, तो साई का ऑपरेशन करेंगे, तो जैसे कि एग्जांपल इसको हम बोलते हैं डेल्टा स्क्वायर ऑफ साई, इसको हम ऐसे भी ऑपरेट बोलते हैं, तो ये हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को बोलते हैं। तो ऐसे उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके आगे करते हैं, ये साई आपको बताते दिया मैंने कि वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद एक्स स्क्वायर एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में पूरा डबल डेरिवेटिव किया। उसके बाद जाके यहाँ पे 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर, ये आपका कॉन्स्टेंट्स है। यहाँ पे आपको पता है सबकी वैल्यू, एच का यहाँ पे प्लैंक कॉन्स्टेंट है। और ई जो होता है वो होता है टोटल बाइंडिंग एनर्जी माइनस वी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है ऑफ साई इज इक्वल्स टू 0। वी कैन से दैट इट इज द इक्वेशन मे बी कॉल्ड एज एनर्जी कंजर्वेशन। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे मैंने लिखा है इन क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अपन ने पढ़ा था, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma, और फिर ई मतलब होता है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन जो पढ़े थे उससे हम बहुत सारी चीज़ें, एक पार्टिकल के जो बड़े पार्टिकल होता है, जो कैपिटल है मास समझो कोई भी होता है, वो मास के बारे में हम वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, बहुत कुछ निकाल सकते हैं उससे। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स वो सब काम जो करता है वो स्क्रोडिंगर करता है, एक लेमन की भाषा में आप समझ लीजिए इस बात को। उसके बाद ये होता है वेयर नोट्स क्या होते हैं, वेयर द वेव फंक्शन एंड वेव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0। वेव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0। साई एंड साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। साई के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एंड साई स्क्वायर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। साई जो होता है वेव फंक्शन जिसको बोलते हैं, साई स्क्वायर जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, तो हम आगे पढ़ते हैं साई की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साई क्या होता है। साई जो होता है, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस से आप इतना बार दूर जाओगे, उसका कोई भी एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है, क्या क्या करता है, वो उस वेव फंक्शन के बारे में साई बताता है। साई ओके, साई जो है, साई का 2 पार्ट में डिवाइडेड है। साई एक रेडियल पार्ट में और एक एंगुलर पार्ट में। एंगुलर पार्ट एंड रेडियल पार्ट, ये जो पढ़ेंगे हम रेडियल पार्ट में, अभी इसके रेडियल पार्ट के बारे में बता रहा हूँ। एंगुलर पार्ट के हम बाद में पढ़ेंगे। वो जो है पोलर कोऑर्डिनेट में, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। और हमें बताता हूँ, ये जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन जो है, ये IIT JEE के पर्सपेक्टिव से और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल जो यहाँ पे आए गए हैं, और मैं आपको बता सकता हूँ कि लास्ट तक, एंड तक अगर आप ये वीडियो देखोगे, उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा स्क्रोडिंगर इक्वेशन से। आपके सारे के सारे क्वेश्चन, कोई भी लेवल के क्वेश्चन बन जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू IIT JEE। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट में रिडल पार्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रिडल पार्ट यूज होगा NLM का। NLM क्या है? NLM वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं है। अब यहाँ पे खत्म हो चुका है फिजिक्स, अब स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। जो होता है वो कौन सा भी शेल होता है, या फिर जो बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L को हम बोलते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड M को हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, समझ में? इसके बाद बहुत ही ध्यान से सुनना, ये जो यहाँ पे है यही पूरी जान है, पूरे यहाँ पे स्क्रोडिंगर की जान यहाँ पर है कि ये क्या बोलता है। रेडियल पार्ट होता है के, कुछ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा के इंटू आर की पावर एल, वेयर इज आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू दैट इलेक्ट्रॉन, एंड देन इट इज इन ब्रैकेट कॉल्ड पॉलिनोमियल इन आर ऑफ डिग्री n माइनस l माइनस 1। ये है यहाँ पे जो इनटू ई की पावर माइनस के डैश आर, के डैश कोई दूसरा कांस्टेंट इनटू आर। ये आप देख रहे होंगे जो पॉलिनोमियल है, ये एक एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है, वैसे पॉलिनोमियल यहाँ पे बताया गया। अभी ये एक है,
पॉलिनॉमियल में। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा बहुत ज़्यादा डीपली। यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स देंगे हम, बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेंगे इसके बारे में। अभी इसके नीचे हम पढ़ते हैं यहाँ पे NLM। ये NLM यहाँ पे क्या डिसाइड करते हैं, साई ऑफ NLM। समझो साई ऑफ यहाँ पे किसने लिख दिया 200, ये किसने लिखा है, तो साई ऑफ 200 का मतलब क्या है, या फिर साई ऑफ 210 ऐसा कुछ लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 2 मतलब n मतलब 2, तो सेकंड 2 0 0 किसका होता है s का, तो s और उसका 0 n के वैल्यू 0, ठीक है, वो तो 0 ही होती है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखो नीचे, तो ये इसका वैल्यू 2 है, तो इसका n का वैल्यू 2 और यहाँ पे 1, तो l का वैल्यू 1 का होता है p पे, तो 2p और यहाँ पे n का वैल्यू कोई भी, तो यहाँ पे तो -1 0 एंड 1 सब होता है। इसकी वजह से यहाँ पर हम देख सकते हैं 2s एंड 2p दोनों, तो यहाँ पे समझेंगे 200 का वैल्यू था 2s है, 210 का वैल्यू 2p है, ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है। और इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसका यूज़ क्या है, ये जो मैंने यूज लिखा है इसका यूज़ क्या है, उसके हम बात पढ़ेंगे जो पोलर कोऑर्डिनेट्स एंगुलर पार्ट के बारे में। एंगुलर पार्ट पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि एंगुलर पार्ट में x y z का मतलब क्या होता है। और आगे हम एक चीज़ और बताता हूँ, जो साई होता है, साई कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव, वो डिपेंड करता है कि उसका कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो इसको, 3-4 स्टार और लगा लो, मैं बता दूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसीलिए साई नहीं लिए अपन ने। साई स्क्वायर की हम बात करेंगे बहुत आगे, अब तो बहुत आगे बात है। मैं आपको बता दूं कि जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट साई तो डिस्कवर कर लिए थे, साई के बाद उसके बाद ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्या है क्या नहीं है, तो साई के बाद तकरीबन 20 साल लगे, उसके बाद साई स्क्वायर डिफाइन हुआ। साई स्क्वायर जहाँ तक मेरी वो है नॉलेज, मैक्स बॉर्न करके एक साइंटिस्ट थे, ये बहुत ज़्यादा उम्दा साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे आइंस्टाइन या फिर बहुत सारा जो बॉम्ब एक्सप्लोर किया था वो उनके साथ काम किए थे उन्होंने, ओपेनहाइमर के साथ। तो यहाँ पे रिडल पार्ट के बारे में, रिडल पार्ट के बारे में और डिटेल में जानते हैं, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं पॉलिनॉमियल होता क्या है। पॉलिनॉमियल जो होता है वो डिग्री 1, फॉर एग्जाम्पल डिग्री 1 है, डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल तो ax + b ऐसा नोटेट करते हैं हम। और उसके बाद जो डिग्री 2 है उसको हम पढ़ते हैं ax² + bx + c, जैसे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, और इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और जब क्यूबिक इक्वेशन हो, इसको 3rd डिग्री को क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, और इसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं 4 डिग्री इक्वेशन को, ये ऐसे। और फिर रेडियल नोड, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे रेडियल नोड्स कि हाउ मेनी रेडियल नोड, तो रेडियल नोड होता उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस अजीमुथल क्वांटम नंबर -1, और एंगुलर नोड की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ के सिर्फ अजीमुथल क्वांटम नंबर होती है। और फिर दोनों को ऐड कर दोगे तो l n कैंसिल हो जाएंगे, तो n-1 आ जाएगा टोटल नोड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल नोड्स इज n-1। तो अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पे 1s के लिए, फॉर एग्जांपल 1s के लिए अभी आपको बेसिक तो आनी चाहिए कम से कम बेसिक। तो 1s के लिए जो होता है, 1s के लिए n की वैल्यू जो होती है 1 होती है 1, l की वैल्यू जो होती है वो होती है क्या 0, और m तो यहाँ पे जरूरत है नहीं पहले तो, इसलिए अब पढ़ते हैं इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम डायरेक्ट साई का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, कैसे, ओनली रेडियल पार्ट का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। एंगुलर पार्ट मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आप बने रहिए। देखिए तो k इंटू r की पावर l, व्हाट इज r की पावर l इज 0, l इज 0, तो फिर एनीथिंग रेशियो 0 इज 1, तो फिर 1 आ जाएगा, फिर इंटू r का जो पावर होगा n-l-1 होगा, तो कैसा होगा देखो यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे तो बताया ही नहीं, हाँ, कि डिग्री अगर 0 होगा, डिग्री 0, इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इसको डायरेक्ट बोलेंगे a, ओनली a, मतलब वो डिपेंड नहीं कर रहा है r के ऊपर या फिर किसी भी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है वो। तो देखिए n की वैल्यू 1 डालिए, तो 1 माइनस l की वैल्यू 0 -1, तो इसकी जो डिग्री होगी क्या होगी 1 - 0 होगी, तो सिर्फ क्या होगा a होगा। यहाँ पे a क्या है, एक कांस्टेंट है, तो a k इंटू a, k डैश एक नया कांस्टेंट हो गया। और फिर उसके बाद आता है e की पावर माइनस k डैश r, तो ये होगा उसका इक्वेशन। अगर आप थोड़ा सा ज्योमेट्री जानते हो तो फिर ये यहाँ पे जो ग्राफ होगा 1s का ग्राफ, साई 1s का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू, और रेडियस कहाँ है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से दूर कहाँ जाता होगा। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डीके कर रहा है, इसका मतलब वो यहाँ से
सीधा ऐसा डीके कर रहा है। देखिए जो आपको ग्राफ रटना पड़ता था पहले, अब डिराइव हो जा रहा है। अगर आप तो आप यहाँ पे 1s के लिए देख सकते हैं। अब सेम एग्जांपल हम देखते हैं 3p के लिए। 3p में अगर हम देखें, 3p में अगर हम देखेंगे, 3p में n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू 1 एंड उसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे उसका पॉलिनोमियल कितने का बनेगा। उससे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं k इंटू r की पावर l इज 1, तो फिर एक लीनियर यहाँ पे टर्म आ जाएगा। फिर उसके बाद आके पॉलिनोमियल चेक करते हैं कि r का पॉलिनोमियल कितना बड़ा है। r का पॉलिनोमियल देखेंगे तो 3 - 1 इज इक्वल्स टू 1, तो ये एक लीनियर इक्वेशन आएगा ax प्लस b टाइप इंटू ax मतलब x यहाँ पे r हो जाएगा इंटू e की पावर माइनस k डैश r। ये तो हमेशा कांस्टेंट होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है। और यहाँ पे एक नया टर्म, अभी यहाँ पे देखिए ये एक क्वाड्रेटिक जनरेट हो गया। क्वाड्रेटिक मतलब 2 रूट क्वाड्रेटिक। हाँ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी पॉलिनोमियल यहाँ पे बनेगा उसका हमेशा रियल रूट्स होंगे, हमेशा रियल रूट्स होंगे। और रियल एंड डिस्टिंक्ट हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे इसके। ओके, तो क्वाड्रेटिक है, इसके भी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे यहाँ पे। तो हम चेक करते हैं 3p का ग्राफ। 3p का ग्राफ देखो यहाँ पे साई ऑफ 3p। 3p को आप क्या क्या लिख सकते हो, 3p को आप ये भी लिख सकते हो ना कि 310, जैसे कि मैंने बोला था। तो ठीक है 310 आप ऐसे लिख सकते हैं, 0 लिख। अभी आगे पड़ता है साई 3p। साई 3p का ग्राफ अगर देखोगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो r की वैल्यू 0, तो r की वैल्यू जब 0 होगा तो साई की वैल्यू 0, तो वो यहाँ पे r की वैल्यू 0 होगा तो ये 0 होगा, साई की वैल्यू 0 होगी। तो इसलिए मैं समझ में आया कि वो 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद जाएगा क्या, क्वाड्रेटिकेशन है, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। फिर अब ध्यान से देखना, इसके 2 रूट्स होने चाहिए, इसका मतलब क्या है, वो नीचे आएगा ग्राफ, कहीं ना कहीं कट के तो नीचे आएगा। तो वो ये यहाँ पे क्या होगा, नीचे जाने के बाद वो ऐसे टर्न कर देगा। तो इसके कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं। ये रूट्स यहाँ पे ये वाला रूट चेक नहीं करना है, मतलब कि ये यहाँ पे है, ये रूट नहीं गिनेंगे, एक ये रूट गिनेंगे। अभी आप चेक करते हैं कि फॉर्मूले से राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप कभी भी, मैं बता रहा हूँ, कभी भी ये वाला आप यहाँ पे इसको नहीं गिनेंगे, हमेशा आप इसको छोड़ के दूसरे जो होंगे उनको गिनेंगे, उनको रेडियल नोड गिनेंगे। रेडियल नोड का जो रेंज होता है, रेडियल नोड का जो मतलब कि यहाँ पे रेंज होता है, वो होता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और 0 एंड इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड है। इसलिए यहाँ पे हम ऐसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 3p के लिए रेडियल नोड। अभी मैंने यहाँ पे रेडियल तो निकाला, नोड 3p के लिए n की वैल्यू जैसे मैंने बोला 3, l की वैल्यू, तो फॉर्मूला डाल दो n - n - 1, तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो 3p का ग्राफ आपने यहाँ पे बता दिया, 3p का ग्राफ। और यहाँ क्योंकि यहाँ पे e की बार माइनस a का ग्राफ है, इसीलिए वो ऐसा ग्राफ ऐसा टेंड हो गया। अब पढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, उसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एंगुलर पार्ट, जो अपन ने अभी रेडियल पार्ट तो अपन ने पढ़ लिया। यहाँ पे रेडियल का बस हमें डायग्राम बनाना बाकी है कि उसको कैसे दिखता है, वो इसकी फील बाकी है, और एंगुलर पार्ट की भी फील बाकी है। तो हम पूरे दोनों पढ़ने के बाद साथ में दोनों की फील लेंगे। उसके हम पढ़ते हैं यहाँ पे पहले पोलर कोऑर्डिनेट। क्या पढ़ेंगे पहले, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एंगुलर पार्ट को समझने के लिए। तो आप ध्यान से समझना कि अभी ये जो है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से कोई r डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रॉन है, हमें वही तो करते हैं, वो z एक्सिस से थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है, ये 3D व्यू है। 3D व्यू में अपना बना की कोशिश की है, 3D व्यू। उसमें आप देखना कि थीटा यहाँ पे z एक्सिस से इसमें ऐसा बना है। उसके बाद अगर मैं r का ये वेक्टर का मैं अगर ये इसके अलॉन्ग XY प्लेन के अलॉन्ग अगर मैं वो लूँ, क्या नाम है उसको बोलते हैं, प्रोजेक्शन। तो अगर प्रोजेक्शन तो कैसे लेते हैं, जहाँ पे लेते हैं उसके ऊपर एक लैंप लगा देते हैं, फिर जो उसका शेडो आता है, शेडो नीचे आएगा कुछ ऐसा, ये तो ये शेडो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे आ गया, उसके बाद नीचे आ गया तो XY प्लेन में आ गया। तो XY प्लेन में ये x एक्सिस से ये फाई एंगल सब्सटेंड कर रहा है। ये सब नोटेशन है, यहीं से पोलर कोऑर्डिनेट स्टार्ट हुए थे, तो ये यहीं से जनरल है, तो आपको ये मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप फाई एंगल यहाँ से ले लिया, थीटा एंगल यहाँ से, थीटा एंगल आपने यहाँ से लिया, कहीं यहाँ से ले लिया, सब कुछ फिक्स्ड है, ये सब कुछ फिक्स्ड है। अब उसके हम बात डिराइव करते हैं। अब ये मैं लाइट हटा देता हूँ, लैंप बुझा दो, बुझ गया ला, एक अच्छे काम करेंगे। देखो अच्छे काम क्या करेंगे कि r का कॉस कंपोनेंट, r कॉस कंपोनेंट क्या होगा, z होगा। तो z एक्सिस में z क्या होगा, z कोऑर्डिनेट होगा r cos थीटा। ओके, तो r cos थीटा यहाँ पे हो गए z कोऑर्डिनेट। उसके बाद अगर जब मैं इसके नीचे लेकर आ गया, तो समझो अगर ये थीटा है, तो ये जो ये प्लेन से एंगल कितना होगा, अगर ये z एक्सिस एंगल थीटा है तो प्लेन से एंगल कितना होगा, तो प्लेन से एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये r cos थीटा, तो r sin थीटा नीचे होगा। तो r sin थीटा क्या होगा, r sin थीटा का वेक्टर, ये जो वेक्टर है ब्लू वेक्टर आएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, r sin थीटा। अब ये वेक्टर का नाम r sin थीटा है, तो
इसका अगर कॉस कंपोनेंट लेंगे तो r sin थीटा का कॉस कंपोनेंट होगा x। ओके, तो x कंपोनेंट क्या आ गया, sin थीटा cos फाई। ओके फाइन। तो उसके बाद r sin थीटा का साइन कंपोनेंट लेंगे तो y आ जाएगा अपने पास, क्योंकि अगर ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई है, इसलिए तो y हो जाएगा r sin थीटा sin फाई। ओके, तो यहाँ पे हमने एंगुलर पार्ट के बारे में, यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है ये मैंने डिफाइन कर दिया पोलर कोऑर्डिनेट्स। हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ लिया है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जेड अब कैसे एंगुलर पार्ट के अंदर यूज होगा, अब उसका एक बहुत ही मजेदार एप्लीकेशन पढ़ेंगे और हम फील लेंगे कि रेडियल एंड एंगुलर नोट्स का। ओके, सो स्टे ट्यून, आगे बहुत मजा आने वाला है। आगे IIT JEE के और भी बहुत सारे मेंस के या फिर नीट के क्वेश्चन लिए जाएंगे, आपको समझाए देंगे कि कितना आसान से हमने ये पार्ट कवर कर लिया है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट के। से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने तरह के बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल एंड आगे बहुत सारे, और उसके बाद 3p, 2p और p ऑर्बिटल्स बहुत सारे दिख रहे होंगे। फिर उसके बाद दिख रहे होंगे आपको 3 तरह के, आपको d ऑर्बिटल ऐसे दिखेंगे, और एक स्पेशल ऑर्बिटल होता है dz2 और एक और ऑर्बिटल होता है dx2 माइनस z2। आपको सबके सब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे होंगे। अभी उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और एक लास्ट हम लेंगे dz2 के बारे में। dz2 के बारे में पूरे शायद यूट्यूब पे ही शायद किसी ने बताया होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं। उसमें कोई भी न्यूट्रल प्लेन नहीं होता है, ये तो सबने बताया होगा। आगे यहाँ पे आगे की तरफ कि अभी देख लीजिए, हम यहाँ पे रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो हम यहाँ पे उसके एग्जांपल्स करेंगे, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा यहाँ पे। उससे पहले हम यहाँ पे छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, 2 पॉइंट देख लीजिए। यहाँ पे मैंने रेडियल पार्ट लिखा है, यहाँ पे मैंने थीटा फाई लिखा जो अब तक मैंने पढ़ा है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप। यहाँ पे इसके याद है, अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे कैसे लिखते हैं, तो 3p के लिए अभी मैंने वापस बोलता हूँ 3p के लिए यहाँ पे n की वैल्यू वापस मैं बोलूँगा 3 की वैल्यू, n के लिए 3, l की वैल्यू यहाँ पे 1, और आगे की बात देखते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका इक्वेशन जो होगा, इसका इक्वेशन होगा k इंटू आर की पावर 1 इंटू आर का डिग्री क्या होगा n माइनस n के लिए 3 माइनस 1 2 फिर माइनस 1 1। तो इसमें वापस से क्या है, एक लीनियर वापस से बनेगा, क्योंकि वो वही था, वही वापस से मैंने इक्वेशन लिया। उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे e की पावर माइनस k डैश r। अब इतना हो गया रेडियल पार्ट जहाँ पर ने पढ़ा। भाई पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ने के बाद ये 3p कौन सा वाला है वो देखना है। अगर समझो ये 3p x वाला है तो वो डिपेंड करेगा m के ऊपर। अब मैं आप बता देता हूँ, यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हो, लो, क्योंकि ये समझ, इसको px मान लो, इसको py मान लो, इसको pz मान लो, इसको -1 0 1 मान लो, ऐसे मान लेते हैं। तो मान लिया मैंने कि मैंने 1 वाला चूज किया। 1 वाला मतलब होता है z वाला, तो pz चूज किया मैं, समझो ठीक है, pz मान लेता हूँ, pz मैं pz है। तो अगर मैं z लिखना है तो z के लिए मैं क्या लिखूंगा, r cos थीटा। याद रखना r मत लिखना, r मैंने यहाँ पे उसके लिए ही लिखा हुआ है। ओके, तो r मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो सिर्फ उसका एंगुलर पार्ट, एंगुलर मतलब एंगल वाला पार्ट, तो हम एंगुलर पार्ट लिखेंगे। तो ये हो गया एंगुलर पार्ट cos थीटा। अब देखते हैं थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पे देखना ध्यान से कि अब इसका ग्राफ कैसे बनेंगे। सबको पता है 0 ये एक r के 0 पे 0 होगा, थीटा की वैल्यू π/2 पे 0 होगा, माइनस b/a पे 0 होगा। तो ये 3 जगह पे 0 होगा। चेक करते हैं, पहले हम प्लस i का ग्राफ बना लेते हैं कि अगर सिर्फ s वर्सेस r का ग्राफ अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। एक इक्वेशन मैंने सब कुछ बना के दिखाया था आपको, ऐसा कुछ बना था, अच्छे से देख लीजिए आप थोड़ा सा। अभी यहाँ पे ध्यान से देखनी है। अब यहाँ पे आता है थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, 3p का जो ग्राफ है, आपको अगर आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा 3p कैसा दिख रहा है आपको, वो उसके अंदर देखो, ये पहला होता है 2p, पहले 2p आता है फिर 2p। अभी z में देखते हैं, z में 2p, ये मैंने 2p बनाया। 2p के बाद समझो इसको मैंने डार्क कर दिया, ये 2p आ गया। उसके बाद ये आता है 3p। ओके, तो ये है 3p, तो इस पर हम फोकस करेंगे। इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा गैप होता है, उस गैप को ही बोलते हैं, ये जो थोड़ा सा गैप होगा, थोड़ा के बीच थोड़ा में, तो जैसे कि मैंने कैलकुलेट किया था वहाँ पे कि नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना होगा, n माइनस l माइनस 1, वो आया था 1। तो एक ही रेडियल नोड है, देखो एक ही रेडियल नोड है। ओके, अब आते हैं इस वाले पार्ट पे कि कॉस्ट रेडियल नोड के बारे में मैंने बात कर दिया। रेडियल नोड जो होता है यहाँ पे इसके बारे में होता है कि आपको विजुअलाइजेशन बता दिया। अब आते हैं एंगुलर नोड के बारे में। एंगुलर नोड जो होता है वो प्लेन नोटिफाई करता है कि प्लेन कौन सा होगा। अब देखते हैं कौन सा प्लेन होगा।
अभी जो मैंने बताया था कि यहाँ पे थीटा के लिए π/2 डालना पड़ेगा। थीटा के लिए π/2 मतलब कोई भी समझो ये पॉइंट के लिए मैं चेक कर रहा हूँ कि ये पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, ये 3D क्या कर रहा हूँ, 3D ये शेल है पूरा डम्बल शेप है, डम्बल शेप। तो यहाँ पे ये है उसका, यहाँ पे जो होगा ये एंगल होगा π/2, ये एंगल π/2 होना चाहिए, ऐसा बोलेगा थीटा के लिए π/2। अगर थीटा के लिए π/2 देखोगे तो ये आएगा XY प्लेन। तो याद करो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि XY प्लेन Z ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, एक नोडल प्लेन होता है। नोडल प्लेन इज व्हेन द प्लेन when where the wave function and the probability or density will be zero of an electron species. ओके तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो क्या, तो ये आपको सिग्निफाई करता है थीटा के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर मैं 4D की बात करें, 4DX समझो 4DXY की बात करते हैं, बहुत हो गया सेट के साथ। अब हम बात करें 4DXY की, ये कैसे बनाएंगे और क्या होगा इसके बारे में, चलो चेक करते हैं। तो कोई भी कांस्टेंट लिख दो, 4D की वैल्यू, L की वैल्यू होती है यहाँ पे 2, और आगे चेक करने देखते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। याद रखना एक चीज मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। इसमें m की वैल्यू 0 होती है, ओके ना। तो इसके लिए जो साई का फंक्शन होता है, साई जो यहाँ पे डिफाइन करते हैं, साई के लिए क्या डिफाइन करेंगे, कौन सा भी ऑर्बिटल समझो कि ये n हो गया, यहाँ पे l की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, और इसके 0, ओके। ये ऐसा होता है, याद रखना, ये चीज़ को याद रखना, ओके। अब आज यहाँ पे आता है अपन, यहाँ पे देखना कि n की वैल्यू 4 होती है, ओके। तो k इंटू आर की वैल्यू स्क्वायर आएगा यहाँ पे, उसके आएगा एक क्या आएगा देखते हैं, 4 - 2 - 1, तो वापस एक लीनियर आने वाला है, ओके। तो ये एक लीनियर आ गया, लीनियर इक्वेशन पता चला कैसा आएगा, 4 - 2 मतलब होता है 2, 2 - 1 होता है 1, तो एक डिग्री 1 आ गया, डिग्री 1 यहाँ पे ax प्लस बी आ गया, ओके। तो ax प्लस बी आने का यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर माइनस k r k r। तो ये आ गया अपना रेडियल पार्ट। अब आते हैं एंगुलर पार्ट की तरफ। एंगुलर पार्ट में क्या, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई के एंगुलर पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो वहाँ पे क्या 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 है, वहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, एंड है यहाँ पे क्या, साइन कॉस टी फाई साइन फाई। अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे आपको यूजुअल देखेंगे तो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एक 2 ऊपर एक 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ से 1/2। तो ये 2 कहीं भी चल जाएगा, ठीक है, कहीं भी चल जाएगा, मतलब ये के साथ मिलके कहीं कोई डबल डैश बना देगा, कुछ भी बना देगा यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं ये, इसको क्या देख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि sin 2 फाई। अब इसकी वैल्यू ये बना है। अब क्या करते हैं, इसका एक ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ थोड़ा यहाँ पे हो रहा है, ये एक तो 0 होगा क्या, r के 0 पे, फिर वापस r - b/a पे, अगर मैं, और इसके बाद साइन थीटा की वैल्यू 0 पे, और फाई की वैल्यू भी 0 पे, ओके। तो यहाँ पे देख लो, चलो चेक करते हैं कि इसके रेडियल नोड कितने होंगे। रेडियल नोड होता है वही अपना, इसी को रेडियल नोड बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना 1 हो गया, 1। एंगुलर नोड कितने होते हैं, एंगुलर नोड L = 2। चलो देखते हैं, मैंने बोला थीटा के लिए 0 पे एक नोड आएगा, और फाई के लिए 0 पे देखो 2 नोड आ गए, ओके। तो प्रूफ हो गया। ये बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अगर अच्छे से ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, कि मैथमेटिक्स का यूज़ विजुअलाइजेशन पे हो रहा है। केमिस्ट्री में जो हम ऑर्बिटल पढ़ते थे तो यहाँ पे उसका प्रूफ हो रहा है कि ऑर्बिटल ऐसे क्यों पढ़ते थे, ओके। तो यहाँ पे हम लेते हैं 4DXY कर देते हैं यहाँ पे 4DXY के बारे में। 4DXY में हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख चुका था, यहाँ पे कि r² होता है ax प्लस b, यहाँ पे e की पावर माइनस साइन थीटा साइन 2 फाई के बारे में बताया था। अभी देखते हैं कहाँ पे 0 होता है। तो यहाँ पे जो 0 होता था थीटा के 0 पे, एन एक फाई = 0 पे, थीटा = अब मैंने यहाँ पे एक XY प्लेट, जैसे कि यहाँ पे DXY है, तो DXY ऑर्बिटल कुछ ऐसा दिखता है। तो मैंने ऐसा बता दिया कि ऐसा क्यों दिखता है। अब चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए फाई के लिए 0, फाई के लिए 0 मतलब जो फाई के लिए क्या होता है, एक्स एक्सिस के, मतलब एक्स एक्सिस, ये जो कोई भी ऑर्बिटल जो थीटा होगा यहाँ पे, पहले थीटा के बारे में होता है, क्योंकि थीटा इनिशियल होता है, पहले थीटा आता है फिर उसके बाद फाई आता है। थीटा देखो, थीटा 0 है, मतलब थीटा 0 मतलब क्या कि कोई भी पॉइंट ये क्या होना चाहिए, जेड एक्सिस पे, या फिर मतलब कौन से प्लेन में होना चाहिए, XZ प्लेन। तो XZ जो प्लेन होता है, XZ जो प्लेन होता है, ये जो प्लेन होता है XZ प्लेन, वो XY प्लेन के परपेंडिकुलर है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी DXY प्लेन ऑर्बिटल का 0 है। तो ये बता दिया पहले, किसने बताया, ये बताया थीटा = 0 ने। अब देखते हैं फाई = 0 क्या आता है। फाई मतलब होता है x एक्सिस का 0, मतलब x एक्सिस का एंगल 0, x एक्सिस का एंगल 0। यहाँ पे देखो ये कितना, ये प्लेन आ रहा है जो इससे भी परपेंडिकुलर। डायग्राम बहुत गंदा हो चुका है, बट आप समझ सकते हो। मैं आपको एक लास्ट में एक बता देता हूँ, क्विक रिवीजन करके कि क्या होगा। ये ऐसा कुछ, तो ये कुछ ऐसा 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 ऐसा, तो 2 प्लेन बनेंगे। मैं बताता हूँ 2 प्लेन कौन से बनेंगे।
और यहाँ पे मैं बताता हूँ y x एंड z। तो एक बनेगा कौन सा प्लेन बनेगा, एक बनेगा XZ प्लेन, एक XZ प्लेन बना, और एक बनेगा ZY प्लेन। ओके, तो ये दो नोडल प्लेन बन चुके हैं। नोडल प्लेन एंगुलर नोडल प्लेन है, इसको इसलिए एंगुलर नोड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बन चुका है। और यहाँ पे एक और उसके बाद मैंने बता दिया था कि 4D है, तो 4D से फिर 3D बनेगा, इससे भी छोटा होगा, और उन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो होगा रेडियल नोड। ओके, तो आपको स्क्रीन में देखना होगा, तो स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको कि 3D और 4D के बीच में जो गैप है वो होता है नोड, रेडियल नोड। ओके, तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं 4D Z स्क्वायर के बारे में, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसके बारे में शायद ही आपको कुछ कि किसी ज़्यादा यूट्यूब किसी ने बताया होगा। तो अभी देखते हैं जो DZ स्क्वायर जो होता है ऑर्बिटल, DZ स्क्वायर के ऑर्बिटल के अंदर कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। यहाँ से सुनना, प्लेन नहीं होता। ओके ना, अभी हम देखते हैं कि इसका जो शेप होता है वो होता है बेबी सूत्र टाइप होता है। इसका ये जनरल इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 3 cos थीटा -1 होता है। ओके, तो आपको अगर इसको 0 करोगे, चलो मैं 0 करता हूँ, तो ये कहाँ नोडल बन रहा है, नोडल बन रहा है r=0 पे, r वापस से -ba वाला जो कोई पॉइंट होगा। और एक यहाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यही तो एक मस्त जान है, cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा -1 = 0, where cos थीटा is equals to 1/√3, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√3। ये क्या है, ये क्या आया ये, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√3 पर ही 0 होगा। चलो चेक करते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब चेक करते हैं। पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं, आप ध्यान से सुनना। अब थीटा क्या होता था, z एक्सिस से एंगल, z एक्सिस से एंगल होता था। तो इसका मतलब ये है, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कोई पॉइंट जो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√3 होगा, वो पॉइंट पे 0 होगा। मतलब कि वो पॉइंट पे उसका नोडल, अब ऐसे कितना बनेंगे, ये तो बहुत सारा बन जाएगा, क्योंकि देखो ये यहाँ पे ये भी तो एंगल इसी थीटा डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा करते क्या होगा, समझो अगर एक ये है, एक ये मार्कर है, तो ये z एक्सिस समझ लो, z एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है cos इनवर्स θ/3। तो ये पूरा एक कोनिकल रीजन बन रहा है, कोनिकल रीजन। तो ये कोनिकल रीजन बन रहा है, तो ये भी एक कोनिकल रीजन है। ये कोनिकल रीजन ऊपर बनेगा, वैसे ही कोनिकल रीजन नीचे बनेगा। तो ये जो DZ स्क्वायर होता है, DZ स्क्वायर के लिए एक कोनिकल नोड होता है, कोनिकल नोड। ओके, ये याद रखना। ओके, ये और बस यही था DZ स्क्वायर की, मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, साई हो गया है यहाँ पे अपना। साई के बाद हम चलते हैं साई स्क्वायर के ऊपर। क्यों, क्योंकि साई का तो कोई सिग्निफिकेंस था नहीं। साई तो सिर्फ बता रहा था कि कोऑर्डिनेट होता था, उसके बारे में कुछ बता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है उसके साथ, कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये वो आगे सब कुछ साई स्क्वायर की तरफ चलते हैं, साई स्क्वायर के बारे में बताने की तरफ चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे साई स्क्वायर के बारे में पढ़ना। कैसा सोचा गया साई स्क्वायर की, साई स्क्वायर ही क्यों, साई क्यूब क्यों नहीं, साई के बारे 4 क्यों नहीं। तो एनालॉजी ये है कि जैसे मैंने बताया था आपको कि जो साई होता है वो एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव होता है। ये बोला था मैंने, मैटर वेव का वो एम्पलीट्यूड है, मतलब एम्पलीट्यूड है। तो हमने वो EMT से पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो फिजिक्स में होती है, फिजिक्स में थोड़ा सा घुसा रहा हूँ केमिस्ट्री के अंदर, बट देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपको, डीप में नॉलेज आएगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है a स्क्वायर के। ओके, ये हमने वहाँ पर पढ़ा था EMT में। ओके ना, तो वहाँ से एनालॉजी लेते हुए यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो साई है अपना, वो भी तो एक एम्पलीट्यूड ही है। तो साई का स्क्वायर करेंगे तो इंटेंसिटी मिलना चाहिए। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो नहीं मिलेगा, बट अब यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये सिलिका वापस आ गई। सिलिका बहुत बदमाश है, ये वापस आ जाती है, इसको पढ़ने नहीं दे रही है। तो देखते हैं आगे कि जो उसने बोला कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखिए मैंने p ऑर्बिटल बनाया। p ऑर्बिटल में देखो, यहाँ देखोगे तो बाहर वहाँ पर कम है इंटेंसिटी, और थोड़ा पास में न्यूक्लियस की यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है। इंटेंसिटी इज नथिंग बट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ये याद रखना तो कभी कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। क्या कि प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम, ये होता है क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसका मैं आपको कुछ ऐसी विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ कि ये ऐसा कुछ होता है। अभी मैंने एक ट्रिक बनाया कि ट्रिक क्या है, ग्राफ ऑफ साई स्क्वायर के लिए अभी क्या करेंगे देखिए। तो ग्राफ ऑफ साई स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, पहला वो देखते हैं। ओके, तो साई स्क्वायर के लिए ट्रिक दो, हाँ खुश हो जाओ। ट्रिक अगर आपको साई का वैल्यू मालूम है, अगर मैं साई का एक रैंडम ग्राफ ले लिया, ये रैंडम ग्राफ समझो कि 1 2 3 4S देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 4S का ग्राफ है ये, ठीक है ना, 4S का ग्राफ है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो 4S का साई का ग्राफ बना है। तो क्या कर सकते हो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन याद होगा, अगर मैथ स्टूडेंट हो गए तो फिर यहाँ मैथ स्टूडेंट में यहाँ पे क्या होगा,
वाई हम क्या करते थे कि मॉड वाई रिप्लेस करते थे कि इसके यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो मॉड रिप्लेस करते थे। तो मॉड का रिप्लेस करने का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है कि नीचे वाले पोर्शन को मिटा के जैसे नीचे था वैसे ऊपर कर देते हैं। तो देखो वैसे ही किया। आपको अगर ये दिखता होगा, ये जो अगर मैं अच्छे से ग्राफ बनाऊँ, अगर मैं पूरे इसके साथ, तो ये जो पीक है ये पीक ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ये पीक। तो आप अगर देखोगे तो ऐसे ये ऐसा डिक्रीज करते जाएगा, ऐसा ग्राफ, ये होगा साइज का ग्राफ। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऐसा होता है। इसके ऊपर उस ग्राफ के क्वेश्चन अभी आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अभी आने वाले ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके आगे हम डिफाइन करेंगे सेलिटी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर इंटू, अब ये कुछ है। अब मैं बताता हूँ कि इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है कुछ प्रोबेबिलिटी का, कि अगर प्रोबेबिलिटी अगर हम बताएं कि प्रोबेबिलिटी होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि समझो ये है ओरिजिन, वही वापस एक्सिस है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से कुछ r डिस्टेंस दूर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कोई फाइनाइट डिस्टेंस r पे, जो कि एक मतलब कि इन अ क्या एक कोई शेल, इन अ स्मॉल शेल, कोई एक शेल के अंदर, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ये जो होता है ये होता है प्रोबेबिलिटी। अब कैसे निकालेंगे? ये सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये थोड़ा सा डी आर ऊपर गया, थोड़ा सा आगे, ये जो लेंथ है ये डी आर लेंथ है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये मेरी हो गई वॉल्यूम। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें? डायमेंशन के थ्रू आप डायरेक्ट बोल सकते हो, डायमेंशन से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि साइज स्क्वायर क्या होता था बच्चा? साइज स्क्वायर होता था प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम। बस इसको मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, और मेरी वॉल्यूम का जो नया वॉल्यूम है, मेरा वॉल्यूम क्या है कि ये समझो मैंने दोनों जो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया प्रोबेबिलिटी, और जो फॉर्मूला क्या हो गया? ये था, मतलब ये क्या था? साइज स्क्वायर। तो साइज स्क्वायर इंटू वॉल्यूम क्या है मेरा? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। देख लो यहाँ पे सेम टू सेम मैच कर रहा है। ओके, तो ध्यान से देख लो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आ गया। अब चलते हैं अगली पार्ट की तरफ, ये प्रोबेबिलिटी के ही जो ग्राफ का पार्ट है। बात करते हैं हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का एक एग्जांपल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल लेने के बाद ये लास्ट सेशन होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे अच्छे आपको अच्छा लगेगा देखने से। मैं सच बताऊँ कि मैंने बहुत मेहनत की ये वीडियो बनाने के लिए। आपके लाइक्स मुझे मोटिवेशन देते हैं, आप लाइक्स दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलो आगे चलते हैं कि 5s का ग्राफ आर से मैंने को 5s बनाया है। 5s का मैं n के लिए 5, l के लिए 0 मैंने पहले लिख चुका, इक्वेशन बना दिया मैंने कि n माइनस l माइनस 1, तो क्या बनेगा? n के 5 माइनस 0 माइनस 1 तो 4। तो एक बाइक्वाड्रेटिक मैंने लिख दिया e की पावर s। तो ये बाइक्वाड्रेटिक के 4 रूट्स होंगे। 4 रूट्स मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। कैसे करेंगे? जब मैं यहाँ पे कोई भी x के लिए 0 डालने पे ये देखिए नहीं आ रहा, तो हम ग्राफ ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ऊपर से पहला डॉट, फिर ऊपर, मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, ऐसा 1, फिर 2, 3, फिर ऊपर, फिर ऐसा। ओके, तो ये ऐसा डिक्रीजिंग 0 चल जा रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ऐसे 4 रूट्स इसके आ गए। अच्छा, ये मैंने 5s का साई का ग्राफ बनाया, ओके ना? साई का ग्राफ बनाया। साई का ग्राफ बनाने के बाद अब हम चेक करते हैं क्या? साइज का ग्राफ चेक करते हैं। साई का ग्राफ मैंने क्या ट्रिक बताया था कि जो नीचे ऊपर वाला पार्ट ऐसे लिखो, बट नीचे वाले पार्ट को क्या करूँ? ऊपर बना दो। फिर ये तो ऊपर पहले से ही है, फिर उसके बाद एक और आएगा, फिर उसके बाद लास्ट में तो ऐसे जाएगा। ओके, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पॉइंट्स होंगे अपने नंबर ऑफ, यहाँ पे जो नोडल पॉइंट्स होंगे 4 होंगे। ओके ना? तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ 5s सिग्मा साई 5s का ग्राफ बताया था। अब यहाँ से बताता हूँ उसका प्रोबेबिलिटी का ग्राफ। अब ये जो ग्राफ है आपको याद रखो, अभी साई स्क्वायर था, जैसे कि s का जो ऑर्बिटल होता है यहाँ पे साई स्क्वायर, बट यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर मल्टीप्लाई करने से ये जो, अगर आर के लिए 0 रखूँ तो ये 0 हो रहा है, ये फंक्शन 0 हो रहा है ना, ये जो फंक्शन है आर के लिए 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो ग्राफ नीचे स्टार्ट होगा, ना कि ऊपर से। इसीलिए वो जो ग्राफ है वो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ऐसे 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 करते करते इंक्रीज होता रहेगा। इंक्रीजिंग का रीज़न उसका आर स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि जैसे ही आर टेंड करेगा इन्फिनिटी पे, उसका पीक भी इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, सब्सटेंड करेगा आगे इन्फिनिटी पे, ऐसे जाएगा और वो टच नहीं करेगा कभी। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसका ग्राफ, और ये से पीक की जो पीक रेंज जो है यहाँ पे ये बढ़ते जा रही है, पीक रेंज बढ़ते जा रही है। ओके, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे नोड्स बनेंगे, रेडियल नोड। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे जेई एडवांस एंड जेई मेंस के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेट्स सी।
ओके फ्रेंड्स, तो फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो होगा स्क्रोडिंगर इक्वेशन में, हम यहाँ पे सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन ही लेंगे और कोई दूसरे क्वेश्चन नहीं लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जेईई मेंस में 2019 अप्रैल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन कहता है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड। तो कहाँ पे हो इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे पॉसिबिलिटी होगा, और यहाँ पे ये ग्राफ दे चुका है। ग्राफ किसका दिया है, साई का ग्राफ दिया हुआ है, एंड यहाँ पे आर, जो आर हमें बोलते हैं वहाँ पे ये एक्स दिया हुआ है। तो अभी कैसे देखेंगे, अभी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जहाँ पे पीक जहाँ पे होगा वहीं पे उसका फंक्शन ज़्यादा होगा। वेव फंक्शन यहाँ पे ज़्यादा है, देखो ना, यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह पे। बस मैंने क्या बोला, यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव दिखा रहा है आपको, बस और कुछ नहीं है। इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, रीजन, बट बी रीजन क्या है, बी रीजन पे तो कुछ है नहीं, बी रीजन तो जीरो है। इसके वजह से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो होगा। और यहाँ पे ए पे वेव फंक्शन ज़्यादा है एंड सी पे भी ज़्यादा है, मगर नीचे है तो मगर ज़्यादा है। इसके वजह से पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, ओनली इन रीजन ए, नहीं ए पे तो होगा ही, बी सी पे भी तो होगा। ओके, तो आगे पढ़ते हैं, इन रीजन ए एंड सी, यस ये करेक्ट होगा, ये एकदम करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे और यहाँ पे करेक्ट होगा, सिंपल। ओके, अभी यहाँ पे आगे चलते हैं, ओनली इन द रीजन सी, जैसे कि इधर गलत हो गया। फिर इन द रीजन ऑफ ए एंड बी, इन द रीजन ए एंड बी में देखो बी यहाँ पे तो कम होते जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी या फिर कम है, यहाँ पे मोर लाइकली कम है इसमें। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो यहाँ पे बोला गया है कि द ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर और यहाँ पे आर रेडियस का जो इस शो रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे देखो साई स्क्वायर ग्राफ दिया हुआ है, एक बार नोड आ रहा है, इसका मतलब याद करो। और ये जो है साई स्क्वायर है, साई अगर आपको साई स्क्वायर का साई बनाना, ये ऐसा कुछ ऐसा बनेगा, फिर ऐसा जाएगा इंटरसेक्शन का नीचे, फिर उसके बाद ऐसे। याद करो किसका ग्राफ है ये, एक नोड आ गया, एक नोड तो मतलब 1s में कोई नोड नहीं होते, 2s आएगा। फिर इसका आंसर क्यों 2s आएगा, ये 2p क्यों नहीं हुआ, क्योंकि p में यहाँ पे जो उसका साई का यहाँ पे 0 होता है। ओके, इसकी वजह से यहाँ पे इसका आंसर क्या जाएगा, फिर इसका आंसर आ जाएगा 2s। ओके फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक एडवांस का क्वेश्चन है और देखते हैं ये क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम साई 2s। और ये कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट है, ये पूरे कॉन्स्टेंट है, के जिसको मैंने बोलता था। और यहाँ पे है ये एक्सप्रेशन, ये लीनियर एक्सपेंशन है आर में, लीनियर एक्सप्रेशन आर में है। और यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे e की पावर माइनस आर के डैश जो मैं बोलता था, ये वो लिखा हुआ है। अब बोला है वेयर ए नॉट इज रेडियस लेट द रेडियल नोड इन 2s। याद रखो रेडियल नोड इज 2s बोला है, देन फाइंड आर इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि फाइंड द आर इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। और आर यहाँ पे क्या है, तो रेडियल नोड कहाँ होता है, जहाँ पे साई क्या होता है, साई 0 होता है, साई एंड साई स्क्वायर 0 होता है, सेम बात। अब यहाँ पे देखिए, तो साई 2s के लिए 0, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो इसके अंदर ये तो 0 होगा नहीं, ना ये कॉन्स्टेंट 0 होगा, ना एक्सपोनेंशियल टर्म का भी 0 होता है, तो बचा क्या, ये 0 होगा। तो r इज इक्वल्स टू व्हाट, r इज इक्वल्स टू r माइनस 2a इज इक्वल्स टू, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि r बाय a नॉट माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सेम बात है, उसको ऊपर अलग लिखो, सीधे लिखो, सेम बात है। सो यहाँ से r की वैल्यू आ जाती है कैलकुलेट करके 2a नॉट। ओके, तो यहाँ पर बोला था कि फाइंड द r इन द टर्म ऑफ a नॉट, तो a नॉट के टर्म्स में मैंने यहाँ पे r की वैल्यू निकाल दी गई, तो यहाँ पे a नॉट की वैल्यू हो गई। उसके बाद बी ऑप्शन अपने पार्ट का नहीं है, वो अपने सिलेबस में नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है कि ये भी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग 1s ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन है जो 1s ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करके रखा है हाइड्रोजन एटम के अंदर, वो बताना है क्या इनकरेक्ट। एग्जाम में कभी भी ये इनकरेक्ट को मार्क करके रख देना। ओके, उसके बाद अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए कि पहला ऑप्शन क्या पूछा है, पहला ऑप्शन पूछा है क्या कि दी इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a नॉट फ्रॉम दी न्यूक्लियस। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को कैन बी फाउंड, तो मतलब कि मैं पूछ रहा हूँ क्या कि मैं यहाँ से क्या 2a डिस्टेंस दूर, मतलब कि 2a डिस्टेंस दूर मैं अगर न्यूक्लियस के जाऊँगा तो मुझे क्या कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्या कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन दूर तो हमें मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट राइट है, इसके वजह से ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। आगे देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज डबल। क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल 2 टाइम्स, इसने क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी। ये होता है कि नहीं, देखते हैं।
फिज़िक्स में एक फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बना के रखा हूँ, KUE इज़ इक्वल्स टू, ये रेशियो है, ओके, याद रखना ये रेशियो है। KUE का रेशियो होता है -1:2:1, ओके। अब कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको, देखो K/U, अगर आप देखोगे K/U का, मैं बोर्ड साफ कर दूँ, तो K/U देखोगे -1/2 आएगा। तो आप देखोगे तो फिर देखो यहाँ से आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड पूछा था, तो दोनों जो मॉड ले लेते हैं, तो दोनों जो मॉड लेने के बाद क्या आएगा, दोनों जो मॉड लेने के बाद आ रहा है क्या कि K/U इज़ इक्वल्स टू 1/2, therefore we can get that U is equals to 2 times K। तो ये भी अपना सही आया, इसकी वजह से ये बी ऑप्शन भी राइट है, और बी ऑप्शन राइट होने के कारण यहाँ पे इस क्वेश्चन का वो आंसर नहीं है, ओके। तो अब आते हैं सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन में क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस। यस, जो 1s का ग्राफ होता है जो कि बहुत करीब होता है न्यूक्लियस के, उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है। अभी जो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, तो ऐसा आने के टाइम पे इसका मतलब क्या है, ऐसा जो आता है 1s का ग्राफ, तो फिर इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहीं था, साई का प्रोबेबिलिटी, साई जो था वेव फंक्शन सबसे ज़्यादा इधर था, आर था, आर यहाँ से जा रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस में ही होती है फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ओके। आगे पढ़ते हैं डी ऑप्शन। अगर आप जैसे देख सकते हो कि अगर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके करेक्ट दिख रहे हैं, तो फिर डी ही ऑप्शन बचा जो अपना राइट होगा, ओके। 13th क्वेश्चन के लिए राइट होगा ये बोल रहा हूँ, और कंसेप्ट वाइज गलत होगा, आप देख लेते हैं। तो फिर हम डी ऑप्शन पढ़ते हैं। डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज़ एट A0 डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये जो 1s ऑर्बिटल के लिए जो होता है, 1s या फिर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो होता है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए A0 डिस्टेंस पर मिनिमम होता है, मिनिमम। तो ये मिनिमम की जगह यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम, दैट्स वाई यहाँ ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, और इसीलिए अपना ये आंसर है। तो आशा करता हूँ यह क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन एडवांस का 2016 एडवांस का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, P इज़ एन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द 1s इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम इन अ स्पेरिकल शेल इनफिनिटेसिमल थिकनेस dr distance r from the nucleus. The volume of the shell is 4 pi r square dr. The qualitative sketch of the dependence on r. याद करो मैंने ये पढ़ाया था, ये तो मैंने ऊपर जो लिखा है ये पूरा तो मैंने डेफिनेशन में ही लिखाया था कि डेफिनेशन क्या होता है। तो ये जो है ये मैंने आपको बताया था कि ये साई स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर dr के बारे में पूछ रहे हैं, यही तो होती थी प्रोबेबिलिटी, याद करो। तो मैंने क्या किया, ये जो साइज का क्या था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता था दीजिए, ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी, ओके। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन। तो फिर किसके लिए बोला है, ये बोला है 1s के लिए। याद करो 1s के लिए अभी मैंने ट्रिक बताया था याद करने के लिए कि इसको कैसे बनाएंगे। देखो ये 1s के लिए जो कर्व था ये कुछ ऐसे आता था, ये इसके लिए, और उसके बाद आपका साई का जो, उसके बाद अपना आगे साई स्क्वायर का भी सेम, साई स्क्वायर के लिए भी सेम जाएगा, ऐसे ही साई स्क्वायर के लिए भी ऐसे ही जाएगा। बट यहाँ पे अगर हम साई स्क्वायर का ग्राफ अगर मैं आर स्क्वायर जैसे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, और बाकी कुछ कांस्टेंट जो कांस्टेंट किसको बोल रहा हूँ, ये एक मिनट में अच्छे से लिख देता हूँ इसको। यहाँ पर साई स्क्वायर के साथ अगर मैं आर स्क्वायर और कुछ कांस्टेंट उसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये जैसे ही वो आर स्क्वायर है तो इसलिए 0 स्टार्ट होगा, अब ये बढ़ेगा और बढ़ते ही नीचे से आगे चल जाएगा। यहाँ पे कोई भी 0 नहीं होगा आर के बाद, ओके, जैसे कि मैंने बोला था। उसके बाद तो फिर ये ग्राफ कैसा हो गया, ये ग्राफ दिख रहा है इसके ऐसा, ओके। यहाँ पे कोई हम्प नहीं आएगा, ऐसे करके ऐसे नहीं जाएगा, ओके, क्योंकि ये 1s का ग्राफ है, इसीलिए 1s बहुत लीनियंट होता है। ये जो है ये तो आपको दिख ही रहा होगा। आपको यहाँ पे क्या बनाया है, यहाँ पे इसने आपको ये जो बनाया है, ये किसका ग्राफ है, ये 1s का ग्राफ है, ये तो 1s का साई ग्राफ है, साई का ग्राफ है ये तो, ओके। और इसलिए ये करेक्ट हो गया। और ये जो ऑप्शन में गलती ये है कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने आर की वैल्यू 0 दी है, देखिए प्रोबेबिलिटी 0 कर दी है। साई स्क्वायर आर स्क्वायर dr जो है ये 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होता है, पहली बात तो ये ओरिजिन के बाद, तो इसके वजह से ये ऐसा होगा, मतलब कभी भी इसके ओरिजिन के बाद यहाँ पे ये 1s के लिए कभी भी 0 नहीं होता। सो ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ। यहाँ पे जो है मैं एक लास्ट क्वेश्चन जो 2017 एडवांस में क्वेश्चन है, जो IIT का क्वेश्चन है। IIT में ये IIT की हिस्ट्री के सबसे बेस्ट क्वेश्चन अब तक स्कोरिंग के ऊपर रहा है। तो आप देखते हैं मैसेज कॉलम, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे दिया हुआ है द वेव फंक्शन ऑफ साई NLM आपको मैं पढ़ा चुका हूँ आगे ही पहले ही, और इज़ द मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, जो मैंने आपको पढ़ाया है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स अभी के अभी, और r थीटा फाई जिसमें होता था वही, उसके बारे में ही आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटम नंबर्स NLM। हेयर the distance of the nucleus is r and theta is the co-altitude and the azimuthal phi is azimuthal। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था। In the mathematical function given the table z is in atomic number and a naught is a Bohr radius। सो के फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, फिर इन कॉलम 3 दिया हुआ है। यहाँ पे मेसो कॉलम टाइप क्वेश्चन था, तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर हीलियम एटम, किसके लिए? फॉर हीलियम आयन, फॉर हीलियम आयन सॉरी ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन इज, तो ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है, पहला ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है 11s, तो 11s दिया हुआ है, 11s देखो यहाँ पर। उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ, और 1s ऑर्बिटल है, और उसमें बोला है कि फर्स्ट ये देखो ध्यान से, फर्स्ट में अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये z बाई ए नॉट की पावर 3/2, ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ओके 1s में आपको पहले ही पता है कि यहाँ पे कोई भी रेडियल नोड नहीं होते, इसलिए कोई भी आपको रेडियस नहीं दिख रहा है, इसलिए मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। 1 का 1 होगा, ये करेक्ट है। इतना तो सही होगा अब तक। 1 का 1 होगा। उसके बाद s, अब s के लिए देखो, ये s का यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, बस देख लो। मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पे दिया हूँ, सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्साइटेशन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल लिखा हुआ है, E = -E0। माइनस इसलिए लिखा हुआ है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, माइनस इसलिए है क्योंकि वो क्या है, वो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। और -E0 की वैल्यू यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, तो -E0 × z² × 1/n फाइनल स्क्वायर -1/n इनिशियल स्क्वायर। तो अभी हम लोग को प्रूफ क्या करना है? अपने को प्रूफ करना है E2 के 2 से जो 4 जा रहा है, 2 से n की वैल्यू 2 से n की वैल्यू 4 तक जा रहा है। अभी वो इज इक्वल्स टू 27/32 टाइम्स E2 से 6 पे जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन n = 2 to 4 इज 27/32 टाइम्स n = 2 से 6 जाते हुए। अब वापस देखो क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन में दिया हुआ है कि फॉर हीलियम एटम, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा है कि z = 2 होता है, इसीलिए उसके बाद मैंने E2 से 4 पे एक एनर्जी निकाला है, वो आई 3E0/4 एंड E2 से 6 पे जाने टाइम पे मैंने मेरी एनर्जी आई है 8E0/9। अब दोनों का रेशियो ले लोगे तो देखो 27/32 आएगी। अगर आप ध्यान से देखिए तो E2 से 4 तक डिवाइड बाई E2 से 6 तक इक्वल्स टू 27/32, यही प्रूफ करना था। और यहाँ पे मैंने रेशियो लेके वहाँ पे बता दिया कि वो 27/32 आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या कि 2Q। ओके तो 2Q चेक करते हैं। ओके आगे चलते हैं। तो 2 क्या है? ओके तो 2s के लिए चलते हैं। 2s के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2s के लिए यहाँ पे 1 रेडियल नोड होता है। 2 के लिए 2 बोला था यहाँ पे नीचे आपको बी ऑप्शन में, 2 के लिए 2, एंड देन आप चलते हैं कहाँ पे? Q ऑप्शन की तरफ। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू 1/a0⁴। अभी जो क्वेश्चन था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है प्रोबेबिलिटी अपॉन व्हाट? अपॉन प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का जो वो होता है, अगर डायमेंशन या आप देख लोगे तो डायमेंशन जो उसका होता है वो होता है मीटर क्यूब। तो मतलब मीटर क्यूब मतलब कुछ लेंथ होगा तो लेंथ का क्यूब। और ये क्या हो गया? ये जो प्रोबेबिलिटी से ये क्या हो गया? इन्वर्स प्रोपोर्शन आ गया, इन्वर्स प्रोपोर्शन A0 का। दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके तो 2Q वो भी करेक्ट है, इसकी वजह से वो अपना ऑप्शन नहीं होगा। अब आगे चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो सी ऑप्शन आप देखने के टाइम पे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है? 134 आपको दिख रहा होगा, 134। चलो चेक करते हैं 134 को। तो फर्स्ट 1s ओके करेक्ट है, 1s करेक्ट है अपना यहाँ पर। उसके बाद 1, उसके बाद था 3 देखो 3 इतना बड़ा सा दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि बहुत ध्यान से कि यहाँ पे जो थर्ड दिया है, थर्ड के यहाँ पे मैंने बोला कि ये 1s के लिए तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 1s के लिए? क्योंकि यहाँ पे भाई साहब एक r बैठा हुआ है, मतलब r बोला है, r बैठा हुआ है। इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा कि वो यहाँ पे नहीं होगा, ये इसका नहीं हो पाएगा ग्राफ। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये z/a0⁵/2 जो कांस्टेंट होता है, और ये जो r आया है वो r क्यों आएगा? r होता ही नहीं है। और ये जो क्या है, ये तो एंगुलर पार्ट है, एंगुलर पार्ट 1s के लिए
होता ही नहीं है। दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, वेट अ सेकेंड, दैट्स वाई सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। दैट्स वाई इन 41 क्वेश्चन ऑप्शन सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, अब आगे चलते हैं डी ऑप्शन की तरफ, क्योंकि हमें यहाँ पे हमारा ये पर्पस नहीं है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन सीखे क्वेश्चन करेक्ट करें। हमारा ये पर्पस है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे थ्योरी गेन करवाए, इसलिए हम यहाँ पे डी ऑप्शन भी देखेंगे। तो डी ऑप्शन में यहाँ पे ओके, तो इसमें लिखा है क्या, 1-1 R लिखा हुआ है। ओके, तो 1-1 R यहाँ पे क्या होगा डी ऑप्शन में, ये 1-1 R बोला है यहाँ पे। तो 1-1 R के लिए यहाँ पे 1 है, ओके करेक्ट है, 1 आया तो करेक्ट है, और 1 ये भी करेक्ट है। ओके, R मतलब यहाँ पे, हाँ मैंने बताया था कि 1s के लिए क्या होता है, याद है आपको, 1s के लिए सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ, यहाँ पे होता है कि साई का यहाँ पे मैक्सिमम, याद करिए, ये साई स्क्वायर का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये क्या है, साई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो साई स्क्वायर भी तो यही होगा, साई के जैसे ही होता है साई स्क्वायर भी 1s के लिए। ओके, तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा, डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा, इसके वजह से ये अपने 41 का आंसर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम मूव करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, 42 क्वेश्चन के लिए। फॉर द गिवन ऑर्बिटल इन कॉलम 1 ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन और फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज। ओके, तो यहाँ पे देख पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा है 2p। ओके, तो 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल में एक रेडियल नोड होता है। ओके, ये करेक्ट है। 1 रेडियल नोड यहाँ पे भी होता है, 1 रेडियल नोड, हाँ ये करेक्ट है। और उसके बाद जो सा ग्राफ दिया हुआ है P दिया हुआ है, P दिया है यहाँ पे देखो, तो P ऑर्बिटल जब देखोगे, यस ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये S ऑर्बिटल है, उसमें से एक नोड है, इसका मतलब ये 2s ही होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 42 का आंसर आ गया, 42 का आंसर आ गया क्या, ए ऑप्शन। ओके, तो हम आगे ऑप्शन भी पढ़ते हैं क्योंकि हम थ्योरी गेन होगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके वजह से। अब आगे हम पढ़ते हैं बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन लिखा है 1-2s। तो 1-2s में देखो 1 में 1s है और 2, ये तो गलत हो गया क्योंकि 1s में एक भी रेडियल नोड या एंगुलर नोड प्रेजेंट नहीं होता है, इसके वजह से यहाँ पे क्या हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया। ओके, अब आते हैं 4-4R, सी ऑप्शन पे आते हैं 4-4R। याद करो ये जो मैंने पढ़ाया था, ये 3DZ², मैंने आपको DZ² की जो ऑर्बिटल की जानकारी मैंने आपको 4DZ² से दी थी। 4DZ², उसका जो शेप होता है वो बेबी सूत्र टाइप होता था, आपको याद रखना था वो चीज़ कि। और उसके बाद मैंने आपको बताया था ये जो होता है वो फोकल, उसका जो नोडल प्लेन होता है, सॉरी उसका नोडल प्लेन नहीं होता है, और वो एक कोन में रिसाइड करता है। जो उसका नोडल होता है वो प्लेन, वो एक कोन होता है, नोडल कोन। ओके, और उसका जो एंगल होता था याद है आपको, कॉस इनवर्स व्हाट 1/√3। ओके, ये होता है उसका लिए। तो अब आगे पढ़ते हैं। तो इसके क्या बोला है कि 4-4R, तो ये 3DZ² है, ओके चलेगा, और 4 ये XY प्लेन से नोडल प्लेन, गलत बात। ओके, क्यों, क्योंकि ये जो है आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो ऐसा ग्रुप होता था और ये ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्होंने बोला कि यहाँ पे 4th DXY प्लेन इज नोडल प्लेन, बट जबकि यहाँ पे जो है ये XY एक्सिस में ही इसका वो रिसाइड कर रहा है, क्या XY एक्सिस में इसका ये जो रिंग है रिसाइड कर रहा है, इसके वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, डी ऑप्शन देखो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या 3-3p लिखा हुआ है, 3-3p। ओके, तो पहले देखते हैं 3 ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है, देखो 3-3p, तो 2pz ऑर्बिटल। ओके, 2pz ऑर्बिटल। ओके, आगे चलते हैं। तो 2pz ऑर्बिटल में यहाँ पे क्या होगा, 2pz ऑर्बिटल में यहाँ पे थर्ड ऑर्बिटल थर्ड था और यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है। लेट मी चेक, यहाँ पे क्या कहते हैं, साई का यहाँ पे देखो साई ऑफ 2p निकालना है, तो बहुत आसान है साई ऑफ 2p निकालना। ये कुछ सही ही लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ओके, और ये ई की पावर पार्ट है और ये यहाँ पे आर की पावर एल वाला पार्ट है, और जेड को कॉस थीटा लिखते थे वो वाला पार्ट है। ओके, आगे चलते हैं। तो फिर ये सही है, उसके बाद हम हाँ 3-3p बोला था, तो 3-3p में यहाँ पे क्या है, पी भी देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखो गलती ये हुआ कि यहाँ से वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है भाई साहब, क्योंकि याद करो इसमें क्या आ रहा है, देखो इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है आर। तो आर आने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, आर आने की वजह से वो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इसलिए वो ऑप्शन गलत होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज। ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं यहाँ पे 1-1p।
तो 1 पी अभी मैंने आप बताता हूँ कि 1s के लिए 1 सही था, उसके बाद p बोला है तो p यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि वो उसके एक भी नोडल नहीं होते हैं, नोड नहीं होता है कोई भी 1s के लिए। उसका जो ग्राफ होता है कुछ दिस टाइप होता है, साई वर्सेस आर का ग्राफ। ओके, तो ये बी ऑप्शन में चलते हैं। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 4 r, तो 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए 1s हो जाएगा। ओके, तो 1s ठीक है, और 1s के लिए क्या दिखा रहा है यहाँ पे 4, 1s के लिए 4 दिखा रहा है। ओके, तो 1s के लिए 4, ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 1s के लिए कोई भी नोड होता नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। ओके, आगे चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन बोला है कि 2 1 q, तो 2s 1 गलत है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक नोड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो 0 एक भी नोड नहीं है, इसकी वजह से ऑप्शन गलत हो गया, डायरेक्ट गलत हो गया। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं क्या कि डी ऑप्शन चलता है। डी ऑप्शन वैसे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाकी सब रॉन्ग हो गया। अब चेक करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट अपन गेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंसेप्ट देखो 1 1s देखो 1s ऑर्बिटल। ओके, 1 परफेक्ट चलेगा, नो नोड्स। और उसके बाद एस आपको मैंने चेक करा दिया, वो राइट होगा। ओके, मैंने आपको सोल्यूशन भेज दिया था इसकी वजह से। ओके, तो हो गया आज का लेक्चर, यहाँ से ख़त्म होता है कि बहुत मेहनत की आज यहाँ पे स्कोरिंग का वेव इक्वेशन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे। और आप जो रिसेंट वीडियो आया था रिड्यूसिंग एजेंट का, उस पर मैंने देखा, उसमें बहुत सारा प्यार मिल रहा है मुझे, यहाँ पे बहुत सारे लाइक्स मिले और व्यूज़ यहाँ पे देखने मिल रहा है कि हाँ देख रहे हैं सब लोग। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और फिर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए मेरे चैनल को। अब कैसा लगा मेरा अटेम्प्ट आपको, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।